हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। यार आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीआरएस स्कोर की, और मैं आपको दिखाऊंगा कि सीआरएस स्कोर कैलकुलेट कैसे होता है। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि सीआरएस स्कोर जो है वो मेरिट बेस्ड कैनेडियन इमिग्रेशन का जो सिस्टम है उसकी बेस होता है। तो बगैर टाइम से किए चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो जी अभी हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। आपने करना ये है कि गूगल ओपन करना है और उस पर टाइप करना है सीआरएस कैलकुलेटर। ये मेरे पास नीचे आ रहा है। आपने एंटर किया तो ये जो पहला लिंक आएगा आपने इसको ओपन करना है। और यहाँ पे अच्छा, ये जो .canada.ca में जो वेबसाइट एंड होती है ये कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट होती है। तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी ये डिटेल बताई हुई है कि ये सीआरएस टूल होता क्या है। ठीक है, अगर आपने पढ़ना है तो ये पढ़ लें। हम सीधा कैलकुलेटर पे चलते हैं। तो जिसमें ये पहला क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज़ योर मैरिटल स्टेटस। ठीक है, अब मैं इसको फिल आउट करूँगा उस बंदे के लिए जो 25 से 30 साल की रेंज में है, शादीशुदा है और पाकिस्तान में है, अभी वो कनाडा नहीं आया। ठीक है, तो आप इसको करोगे मैरिड। इज़ योर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर अ सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कनाडा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये नो होगा कि अगर आपकी बीवी या आपका हस्बैंड जो है वो कनाडा का सिटीज़न है या परमानेंट रेजिडेंट है या नहीं है, तो मोस्ट ऑफ केसेस में ये नो होगा, इसलिए हम इसको नो कर रहे हैं। उसके बाद जब आपने नो सेलेक्ट किया तो फिर उसने दूसरा क्वेश्चन दिया है, विल योर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर कम विद यू टू कैनेडा। उसमें ये पूछ रहा है कि क्या आपका स्पाउस, आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड जो है वो भी आपके साथ कनाडा आएगा। तो इसमें हम सेलेक्ट कर रहे हैं यस। अब इससे फ़र्क पड़ता है, अगर आप नो करते हो तो जो आपके पॉइंट्स आते हैं वो ज़्यादा होते हैं, कैलकुलेट होते हैं इंडिविजुअल क्वेश्चंस के। अगर आप यस करते हो तो वो थोड़े से रिड्यूस हो जाते हैं, लेकिन अगर आप यस करते हो तो आपके जो स्पाउस के पॉइंट्स होते हैं 15 से 20 वो भी ऐड होते हैं। तो डिपेंड करता है, अगर आपके स्पाउस की एजुकेशन अच्छी है, उसका एक्सपीरियंस है, आइल्स में भी एक्सपीरियंस है, तो अगर आप यस करोगे और उनका भी नीचे डिटेल डालोगे तो आपका ओवरऑल जो स्कोर है वो ज़्यादा हो जाएगा। अगर उनकी एजुकेशन अच्छी नहीं है, आइल्स का स्कोर अच्छा नहीं है, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे यस करोगे और नीचे जब वो डिटेल्स डालोगे तो आपका ओवरऑल स्कोर कम बनेगा। ठीक है, अच्छा हम कर रहे हैं इस क्वेश्चन पे यस। इसके बाद आपका आ जाता है हाउ ओल्ड आर यू। आप ये पूछ रहे हैं, हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, लेट्स से 27 ईयर्स। व्हाट इज़ योर लेवल ऑफ एजुकेशन। अच्छा, अब इसमें आपने देखा होगा हर क्वेश्चन जो है उसके आगे थोड़ी बहुत वो एक्सप्लेनेशन उस क्वेश्चन की बता रहा होता है कि इस क्वेश्चन में मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे। जैसे उसने ये पूछा व्हाट इज़ योर लेवल ऑफ एजुकेशन, उसने साथ नीचे बता दिया है। ठीक है, आइदर इट्स अ कैनेडियन डिग्री और डिप्लोमा सर्टिफिकेट और यू हैव एन एजुकेशनल असेसमेंट इफ़ यू स्टडीड आउटसाइड कनाडा। ठीक है, या तो आपने कनाडा में कोई डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ हो, वो आपने बताना है यहाँ पे। अगर आपने कनाडा में नहीं कुछ किया हुआ, कनाडा से बाहर कुछ किया हुआ है, तो आपने फिर उसकी एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट करवानी है और उसका रिज़ल्ट लिखना है। अब ये कैसे होती है कि अगर आपकी कनाडा से बाहर कोई एजुकेशन है तो कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए आपको उसकी इक्वलेंसी शो करनी होती है। अब ये इक्वलेंसी जो है कैनेडियन कुछ ECA एजेंसीज होती हैं, जैसे कि उसमें एक फेमस है वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस जिसको वेस कहते हैं, फिर कंपैरेटिव एजुकेशन सर्विस सेस है, और इसके अलावा इंटरनेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट सर्विस ऑफ कनाडा। ठीक है, ये सारी ये कनाडा की बॉडीज़ हैं जो आपकी क्रेडेंशियल्स को, आपकी जो पढ़ाई है, ओवरसीज़ पढ़ाई है, उसको कनाडा के एजुकेशन लेवल के साथ मैच करते हैं और फिर आपको एक इक्वलेंसी दे देते हैं। ठीक है, तो अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से किया, अच्छा कोर्स है, तो आप जब वो ECA करवाओगे किसी भी उससे एजेंसी से, तो आपको वो इक्वलेंसी दे देते हैं। नॉर्मली बैचलर्स की मिल जाती है बैचलर्स के अगेंस्ट। ठीक है, अगर आपने अच्छी यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, तो हम यही एज्यूम कर रहे हैं कि आपकी जो आपने बैचलर्स किया हुआ है और आपको बैचलर्स की इक्वलेंसी मिल गई है। ठीक है, तो आप ये सेलेक्ट कर लोगे। इसके बाद आ जाता है हैव यू अर्नड अ कैनेडियन डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट। अब इन दोनों में फ़र्क ये है कि ये आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछता है हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, और ये है आपका कैनेडियन डिग्री। लेट्स से अगर आपने पाकिस्तान से मास्टर्स किया है और कैनेडियन से कोई सर्टिफिकेट, कनाडा से कोई 1 साल का सर्टिफिकेट किया है, तो आपको यहाँ पे आपको मास्टर्स लिखना है, सेलेक्ट करना है। और इस क्वेश्चन में 4B में आपको जो भी आपने कनाडा में किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस भी कम होते हैं।
ठीक है। अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, यस करता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे ऑप्शंस भी कम है, ठीक है, क्योंकि ये आपकी हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन यहाँ पे कवर हो रही है, ठीक है। और कनाडा की डिग्री जो है या कनाडा की एजुकेशन वो फिर आपने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि आप कभी कनाडा नहीं गए हुए, आपकी कनाडा की कोई एजुकेशन नहीं है, तो इसलिए हम इसको नो कर रहे हैं। अब जैसे मेरे जैसा बंदा है, मैंने कनाडा में भी एक सर्टिफिकेट किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे जिन लोगों की कनाडा के अंदर एजुकेशन है, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा 1 और 2 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ठीक है। लेकिन ये मेरे केस में है, मैं अभी जो टेस्ट केस ले रहा हूँ उस केस में कनाडा से उस बंदे ने कोई एजुकेशन नहीं ली हुई। ऑफिशियल लैंग्वेजेस, अब कनाडा की 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश और फ्रेंच। इस क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहा होता है कि आपने जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश या फ्रेंच, अगर उसका टेस्ट दिया है तो उसका क्या रिज़ल्ट है आपका, ठीक है। और इसमें देखें आप, ये पूछ रहा है कि आर योर टेस्ट रिजल्ट्स लेस देन 2 ईयर्स ओल्ड, मतलब कि जो आपका टेस्ट है, जैसे अगर आपने आइल्स दिया हुआ है तो वो 2 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं यस कि हमारा जो टेस्ट है वो 2 साल से पुराना नहीं है। विच लैंग्वेज टेस्ट डिड यू टेक फॉर योर फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। लेट्स से कि हमने आइल्स किया हुआ है, हम यहाँ पे आइल्स सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप अपना स्कोर डालेंगे। स्पीकिंग में लेट्स से 7 आया है, लिसनिंग में 8.5 आ गया है, रीडिंग में 8 है, 7 है, ठीक है। इसके अलावा ये मैंने आइल्स सेलेक्ट किया है। डू यू हैव अदर लैंग्वेज रिजल्ट्स, लाइक अगर आपने आइल्स किया कि आपने फ्रेंच का भी कोई टेस्ट दिया है, अगर यस तो यहाँ पे वो पूछ लेगा कि आपने टेफ का एग्ज़ाम दिया है, टीसीएफ, ये दोनों फ्रेंच के कोर्सेज हैं, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ नॉट एप्लीकेबल। अगर आप उनमें से सेलेक्ट करेंगे तो इसी तरह जो आपकी ये विंडो खुली है, ये वाले जो आपके आई थी विंडोज़, इसी तरह आपकी ये वाली फील्ड्स आ जाएंगी इस केस में भी, ठीक है। तो हम इसको नॉट एप्लीकेबल कर रहे हैं। इसके बाद आपका आ जाता है वर्क एक्सपीरियंस। इन लास्ट 10 years हाउ मैनी ईयर्स ऑफ स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस इन कनाडा डू यू हैव, ठीक है। अब ये कनाडा के अंदर आपका कितना, पिछले 10 सालों में आपका कनाडा के अंदर कितने साल का एक्सपीरियंस है, और ये एक्सपीरियंस आपका पेड फुल टाइम होना चाहिए, ठीक है। अब ये एक्सपीरियंस जो है ये भी एक्सप्रेस एंट्री में वही एक्सपीरियंस काउंट होता है जो आपका टीयर 0, 1, 2 और 3 कैटेगरी में हो। अब यहाँ पे जो जॉब्स होती हैं उनको मुख्तलिफ कैटेगरीज में बांटा गया होता है, टीयर 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब जो टीयर 0 है वो आपकी होती है मैनेजमेंट की जॉब्स होती हैं। टीयर 1, 2 होती हैं आपकी थोड़ी स्किल्ड जॉब्स होती हैं, जैसे अकाउंटेंट्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, ये वो। टीयर 3 में आपकी थोड़ी उससे निचले लेवल की जॉब्स होती हैं, और टीयर 4 और 5 में आपकी वो जॉब्स होती हैं जो लेबर इंटेंसिव होती हैं, जैसे कि ट्रक ड्राइवर्स हो गए, इलेक्ट्रिशियंस हो गए, प्लम्बर्स हो गए, ये वो। तो आप ये देखो कि यहाँ पे आपका सिर्फ वो एक्सपीरियंस काउंट होता है जो टीयर 0, 1, 2 और 3 कैटेगरी में आ रहा हो, ठीक है। तो अभी हमारे केस में जो हमारा बंदा जिसका हम ये CRS कैलकुलेट कर रहे हैं उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है कनाडा में, ठीक है। जब हमने ये सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद फिर एक और इसका क्वेश्चन आता है, इन द लास्ट 10 years, आखिरी 10 सालों में, हाउ मेनी टोटल ईयर्स ऑफ फॉरेन स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस डू यू हैव, ठीक है। कनाडा से बाहर आपका पिछले 10 सालों में कितना एक्सपीरियंस है। सेम यहाँ पे भी आपका एक्सपीरियंस वही काउंट होगा जो नॉक टीयर कैटेगरी 0, 1, 2 और 3 में है, ठीक है। ये कहाँ से आता है ये मैं आपको थोड़ी देर बाद इस वीडियो के एंड पे बताऊँगा, ठीक है। और ये एक्सपीरियंस आपका पेड फुल टाइम होना चाहिए। हमारे केस में लेट्स से कि उसका एक्सपीरियंस है इस कैटेगरी में और उसका लेट्स से 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो हम 3 और मोर ईयर्स सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपका आ जाता है डू यू हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ कैनेडियन प्रोविंस, टेरिटरी और फेडरल बॉडी। अब ये सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन प्रोविंस इशू करता है, लेकिन ये सिर्फ कुछ स्किल्ड ट्रेड्स में होता है। अब स्किल्ड ट्रेड्स अगेन इसमें वही आती हैं, आपके प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, आपके कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्कर्स होते हैं, आपके ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड लोग होते हैं जैसे ट्रक ड्राइवर्स वगैरह, इस तरह के लोग, ठीक है। और इसमें भी ये सब स्किल्ड ट्रेड्स को नहीं होते, सम स्किल्ड ट्रेड्स के लिए कुछ प्रोविंस होते हैं जो आपका सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन इशू करते हैं। ये इशू इस तरह होता है कि आपको प्रॉपर पढ़ना होता है, आपको एक एग्ज़ाम होता है जो आपने पास करना होता है, उसके बाद आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है। इसके भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। और ये कैनेडियन प्रोविंस से इशू होता है। तो हमारे केस में
ये नो आएगा। एडिशनल पॉइंट्स, डू यू हैव अ वैलिड जॉब ऑफर सपोर्टेड बाय अ लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। अब ये वो पॉइंट है जिसको सबसे ज़्यादा मिसयूज़ किया गया और इसमें सबसे ज़्यादा फ्रॉड हुए हैं। ठीक है, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट LMIA इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। अगर आपने कनाडा से रिलेटेड कुछ वीडियोस देखी हो या किसी एजेंट से बात की हो तो ये जॉब ऑफ़र से रिलेटेड जो एजेंट्स आपको बात करते हैं वो इसी चीज़ से रिलेटेड होता है। ठीक है, LMIA ये है कि आपको एक कनेडियन एम्प्लॉयर जॉब ऑफ़र देता है और वो जॉब ऑफ़र आपकी लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट से सपोर्टेड होती है। मतलब वो जॉब ऑफ़र आपकी अथॉरिटीज़ से वेरीफाइड होती है। ठीक है, वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड जॉब ऑफ़र होती है। तो अगर किसी को वो मिली हो तो उसके 50 पॉइंट यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे यस करता हूँ तो वो 50 पॉइंट्स उसके ऐड हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये अभी के केसेस में एम्प्लॉयर्स इसको बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करते थे कि क्योंकि इसकी कॉस्ट जो है वो, इसकी फ़ीस, एक्चुअल फ़ीस इसकी $1000 होती है, लेकिन इसको लोगों ने बिज़नेस बनाया हुआ था। ठीक है, जो एम्प्लॉयर्स थे वो 25-30 हज़ार $50,000 तक लेके तो ये LMI इशू करते थे। ठीक है, लेकिन अगर ये पकड़ा जाए कि आपने पैसे दे के इसको LMI इशू करवाया तो आप पे 5 साल का बैन लगता है। तो अगर आपको कोई भी एजेंट कहता है कि LMI मैं लेके दिलवा दूंगा तो मोस्ट प्रॉबेबली 95% केसेस में इंडिया और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में ये फ्रॉड होता है। ठीक है, तो इस चक्कर में आपने नहीं जाना। अगर आपने अपने तौर पे कहीं जॉब अप्लाई की है, आपको जॉब ऑफ़र मिल गई है और आपका एम्प्लॉयर ख़ुद से कह रहा है कि मैं आपको LMI देता हूँ तो मोस्ट वेलकम, वो दे दें LMI, लेकिन आपने एक्स्ट्रा पैसे किसी के लिए नहीं देने। LMI के लिए कोई एक्स्ट्रा जो है वो चार्जेस नहीं देने। तो हमारे केस में ये नो आ जाएगा। इस बार आ जाता है डू यू हैव अ सर्टिफिकेट, नॉमिनेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम अ प्रोविंस और टेरिटरी। ठीक है, अब ये जब मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एक आपका तरीका होता है एक्सप्रेस एंट्री का और दूसरा होता है प्रोविंशियल नॉमिनेशंस का। अगर आपको कोई प्रोविंस जो है नॉमिनेट कर देता है PR के लिए तो आप यहाँ पे यस करते हो। ठीक है, जब आप यहाँ पे यस कर देते हो तो आपको इसमें 600 पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं। अब इस CRS की जो रेंज होती है वो 1200 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, अब उसमें से अगर आपके 600 पॉइंट्स सिर्फ एक ही प्रोविंस की नॉमिनेशन से आ गए हैं और बाकी आपके जो फैक्टर्स हैं उसके एडिशनल पॉइंट कैलकुलेट हो रहे हैं तो आप एक मतलब आप उस रेंज में चले जाते हो कि अगले जो ITA आएगा उसमें आपको शॉर्ट जो है वो आपको ITA मिलेगा उसमें। ठीक है, तो लेकिन अभी हम क्योंकि उस बंदे की बात करें जो कभी कनाडा नहीं गया और उसका कोई प्रोविंशियल नॉमिनेशन नहीं मिली तो हम यहाँ पे इसको नो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका आ जाता है अगला क्वेश्चन, डू यू और योर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर हैव एट लीस्ट वन ब्रदर और सिस्टर लिविंग इन कनाडा हु इज़ अ सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंट। कि आपका या आपके बीवी का या आपके हस्बैंड का कोई ऐसा बहन भाई है जो कनाडा में परमानेंट रेजिडेंट या सिटीज़न है। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे नहीं, क्योंकि मोस्टली केसेस में ये नो होता है। अब What is the highest level of education for which your spouse or common law partner has earned a Canadian degree। अब ये वही जो आपके लिए आपने ऊपर क्वेश्चन आंसर किया था, अब ये वही आपके स्पाउस के लिए भी क्वेश्चन है। ठीक है, लेट्स से कि आपके जो स्पाउस हैं उन्होंने भी बैचलर्स लिया हुआ है तो आप यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लोगे और ये भी तभी होगा जब आपने ECA करवाया होगा। ठीक है, आपने इक्विवेलेंसी ली होगी। इसके बाद आपका आ जाता है इन द लास्ट 10 years हाउ मैनी ईयर्स ऑफ स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस इन कनाडा डज योर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर हैव। ठीक है, इन कनाडा हम जो आपने प्रिंसिपल एप्लीकेंट था ऊपर आपने देखा था कि उसके लिए इन कनाडा और आउट ऑफ कनाडा मतलब फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस दोनों का ऑप्शन था। यहाँ पे सिर्फ इन कनाडा का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आप नहीं गए हुए तो आपकी वाइफ भी नहीं गई हुई कनाडा कभी तो हम यहाँ पे भी लेस देन अ ईयर का सेलेक्ट करें, नन और लेस देन अ ईयर का ऑप्शन। डिड योर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर टेक अ लैंग्वेज टेस्ट, इफ सो विच वन। ठीक है, अब ये सारे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। अगर आपके स्पाउस ने कोई टेस्ट दिया हुआ है लैंग्वेज का तो उसका रिजल्ट आपने यहाँ पे डालना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे आइल्स सेलेक्ट किया है। अब आइल्स में लेट्स से कि उनका थोड़ा सा अच्छा टेस्ट नहीं गया तो उनका हम रिज़ल्ट सेलेक्ट कर रहे हैं।
ठीक है। अब ये आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दिए। अब जब आप कैलकुलेट स्कोर करेंगे तो ये आपका इंडिविजुअल स्कोर्स बता रहा है, ठीक है। और लास्ट में आपका ये 437 आपका स्कोर बन रहा है, ठीक है। अब ये मैंने एक जनरल सी प्रोफाइल बनाई है। अब जैसे इसमें लेट्स से कि मैं एजुकेशन चेंज कर देता हूँ अपनी, मैं बैचलर्स की बजाय मैं करता हूँ कि मुझे मास्टर्स की इक्विवेलेंसी मिली है। अब मैं ये करके जब कैलकुलेट करूँगा तो मेरा स्कोर बन जाएगा 476, ठीक है। तो इस तरह से आप स्कोर चेक कर सकते हो कि आपका स्कोर कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पे कम हो रहा है, ठीक है। आपको किस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये आपका कैलकुलेट हो जाता है इस तरह से CRS स्कोर। अब आपने ये चेक करना है कि रिसेंटली क्या स्कोर चल रहा है, ठीक है। अभी अगर आप वो पोजीशन देखेंगे तो वो इतनी अच्छी नहीं है। उसके लिए आपने लिखना है एक्सप्रेस एंट्री रिसेंट ड्रॉ। सर्च किया आपने, पहला लिंक क्लिक किया तो ये आपका यहाँ पे रिसेंट ड्रॉ आ रहा है, ठीक है। 443 स्कोर है। लेकिन इसको देख के आपने वो नहीं होगा ना कि मेरा मास्टर्स के साथ 476 स्कोर आया और 433 पे मुझे तो मिल जाएगा। इसमें ये एक चीज़ होती है कि ये किससे रिलेटेड है। ये ड्रॉ ये ट्रेड ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है, ठीक है। ये जनरल ड्रॉ नहीं है। अगर आपका एक्सपीरियंस इस ऑक्यूपेशन में है तभी आपको IT आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरह आप प्रीवियस राउंड्स भी देख सकते हो कि क्या स्कोर है, ठीक है। 23 अक्टूबर को ये ड्रॉ था, इतने इनविटेशंस इशू हुए, इतने लोगों को उन्होंने इनवाइट किया। उससे पहले 539 ये कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास था, इसका ड्रॉ था। उससे पहले प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम का ड्रॉ था। अगर आपको प्रोविंस से कुछ नॉमिनेशन मिला तो फिर ठीक है, उसका 791 स्कोर था, ठीक है। इसी तरह आपको ये सारे ड्रॉज जितने भी ड्रॉ हुए हैं यहाँ पे आपको किसी की भी अगर आपने देखनी है आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो ये है आपका जो आप कट ऑफ चल रहा है आजकल उसको देखने का तरीका। अगर आपने देखना है, हाँ, एक आखिरी चीज़ जो हमने देखनी थी वो ये थी कि नॉक कोड कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। नॉक कोड ठीक है। तो यहाँ पे आप ये लिखेंगे नॉक कोड और लिंक खोल देंगे। अब यहाँ पे लेट्स से कि मैंने अकाउंटेंट का देखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, अब तो ये मेरे पास अकाउंटेंट्स का है। अब इसी तरह अगर मैंने इन सॉफ्टवेयर का देखना है, ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के ये नॉक कोड्स हैं। मैंने देखना है लेट्स से ट्रक ड्राइवर का, ठीक है, तो ये नॉक कोड है। टीयर कैटेगरी भी आ रही है, ये टीयर कैटेगरी आ रही है, ये नॉक कोड आ रहा है, ट्रक ड्राइवर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह आप अपना नॉक कोड भी पता कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।